नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो तो मैं बनाना नहीं चाहता था। कई बार ऐसी बातें भी आखिर में कहनी पड़ती है जो शायद आप शुरू में कहने से जवाब देने से बचना चाहते हो, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में कई बार जवाब देना जरूरी हो जाता है। तो ये वीडियो जवाब है उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम लोगों को जो पिछले 2 दिनों से मुझे ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आकर लगातार मुझे या तो कह रहे माफी मांगो, तुमने गलत खबर चलाई, तुमने फर्जी खबर चलाई, तुमने गलत जानकारी दी, तुमने एक प्रिंसेस के बारे में कहा कि वो भारतीयों के खिलाफ मुहिम चला रही हो, प्रिंसेस तो फर्जी निकली। ऐसी तमाम चीजें लोग लिख रहे हैं। तो मुझे लगा मुझे अपना पक्ष रखना चाहिए और इस बहाने सच भी पता होना चाहिए कि सच क्या है, क्योंकि वो लोग जो ये लिख रहे हैं उन्हें सच पता ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूं आम की, वो जवाब मांग रहे हैं इमली की। मैंने बात की यूएई की प्रिंसेस कसीमी की, वो बात कर रहे हैं ओमान की प्रिंसेस की जो फर्जी थी, फर्जी निकली। तो कहानी क्या है समझने से पहले आपको बता दूं कि 3 दिन पहले मेरे पास भी एक मैसेज आया, एक ट्विटर लिंक आया। वो ट्विटर लिंक जब मैंने देखा तो वो ओमान की प्रिंसेस का ट्विटर लिंक था, लेकिन नीचे ब्रैकेट में पैरोडी लिखा हुआ था। तो मैं समझ गया कि ये अकाउंट सही नहीं है। हालांकि फॉलोअर काफी थे, आप स्क्रीन पर देखेंगे। मैं समझ गया कि ये वो प्रिंसेस नहीं है। जब पैरोडी ऑलरेडी लिखा हुआ है तो प्रिंसेस होगी क्या। लेकिन उसमें जो लिखा हुआ था वो आप देख रहे हैं, उसने यही लिखा था अपने ट्विटर हैंडल पर कि ओमान अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों के साथ है। मैं हिंदी में तर्जुमा कर दे रहा हूं जो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। भारत में रहने वाले मुस्लिम भाइयों बहनों के साथ है। अगर भारत की सरकार मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार है, प्रोसिक्यूशन है, वो खत्म नहीं करती है तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख वर्कर्स, मजदूर, कामगार जो ओमान में रहते हैं उनको एक्सपेल किया जाएगा। और मैं ये बात निश्चित तौर पर सुल्तान ऑफ ओमान के साथ ये बात उठाऊंगी। और ये नरेंद्र मोदी को टैग किया हुआ था। जब ये ट्विटर का टैग मेरे पास आया, ट्विटर का लिंक आया, तो मैं पैरोडी देखकर मैं तो समझ गया, आप भी देख रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, इस ट्विटर हैंडल पर जो बात लिखी गई उसको सच मानकर पाकिस्तान के बहुत सारे पत्रकारों ने इसको ट्वीट किया। उसमें हामिद मीर जैसे पाकिस्तान के सबसे बड़े पत्रकार जो हैं वहां, वो शामिल है, उन्होंने भी रीट्वीट किया। पाकिस्तान के कई अफसरों ने, पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियंस ने, यहां तक कि पाकिस्तान के मिनिस्टर ने भी इसको रीट्वीट किया। और उन्होंने इस तरह से माना कि ये बात सही है कि ओमान की प्रिंसेस ने इस तरह से बात की है कि भारतीयों को वहां से 10 लाख भारतीयों को वापस कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री एसएम कुरैशी तक ने इसका जिक्र किया। ये माहौल बना और यहां भी उसके बाद भारत में भी इसकी प्रतिक्रिया हुई। और मैं पहले देख चुका था कि ये पैरोडी है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जाहिर है भारत सरकार की तरफ से या जो ओमान में हमारे एम्बेसडर हैं उनकी तरफ से जो प्रिंसेस है, प्रिंसेस से संपर्क किया गया। तो प्रिंसेस ने, ओमान की प्रिंसेस मोना बिनते फहाद, उन्होंने खंडन जारी किया ट्विटर पर। और उन्होंने कहा ऑफिशियल स्टेटमेंट के जरिए कि ये मेरा बयान नहीं है, ये गलत किसी ने अफवाह फैलाई है, मेरे नाम से जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो सही नहीं है और मैं इसका पूरी तरह खंडन करती हूं। और मेरा ट्विटर हैंडल ये है और मैं इसी पर उपलब्ध हूं, बाकी सारी सूचनाएं गलत है। आप टेक्स्ट में देख रहे होंगे, उन्होंने अरबी में लिखा, उसका हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी हुआ। और उनके तुरंत बाद जो ओमान में भारत के एम्बेसडर हैं मनु महावर, उन्होंने भी फिर प्रिंसेस का शुक्रिया अदा किया। और उसके बाद उन्होंने भी लिखा कि जिस तरह से ओमान ने हमारा सहयोग किया और ये किया, जो भी उन्होंने एक सरकारी भाषा में उन्होंने शुक्रिया अदा किया, वो भी आप देख रहे हैं जो एम्बेसडर ने किया। और उसके बाद यहां से ट्विटर पर उस प्रिंसेस को फर्जी है होने लगा, फर्जी थी। उसके बाद जांच पड़ताल जब शुरू हुई, कुछ वेबसाइट उसके पीछे लगे कि कौन प्रिंसेस थी जिसने इस तरह से किया, और एक दिन हंगामा होता रहा। तब पता चला कि वो पाकिस्तान से ओरिजिनेट हो रहा था ट्विटर हैंडल। ये भी जांच पड़ताल में कुछ वेबसाइट ने लिखा है कि उसका जो ट्विटर हैंडल का यूजर नेम पहले पाकिस्तान फौज था, पाक फौज। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान आर्मी के लोग या आर्मी से एफिलिएटेड बहुत सारे ग्रुप, पाक फौज था उसका,
बहुत सारे ग्रुप ऐसे बहुत तरह के फर्जी टाइप के ट्विटर हैंडल बना के कई अरब के लोगों के नाम से, अरब की वेशभूषा वाले लोगों के नाम से, अरब के लोगों से मिलते जुलते नाम से, या वहां के रसूखदार इन्फ्लुएंसर के नाम से ऐसे फर्जी ट्विटर हैंडल बनाकर पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान के जो लोग भी भारत के खिलाफ वहां साजिश करने वाले लोग हैं होंगे, वो सारे लोग इसमें भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो पंक्चर हो गई कहानी कि वो प्रिंसेस ही फर्जी थी और उस ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल पाकिस्तान से किया जा रहा था। हो सकता है पाकिस्तान आर्मी के लोग हों, जो भी हो। ये बात यहां खत्म होती है। लेकिन बात क्या हुई, मैंने क्या लिखा था, मेरे जो यूट्यूब पोस्ट है, मेरे पोस्ट में मैंने जिक्र किया था यूएई में रहने वाली शारजा की प्रिंसेस कसीमी की बात, और वो जो मैंने लिखा था उस पर आज भी कायम हूं, क्योंकि प्रिंसेस कसीमी का ऐतराज या मुहिम कैंपेन उन लोगों के खिलाफ था और है जो दुबई में रहते हैं, जो अबू धाबी में रहते हैं, जो शारजा में रहते हैं भारतीय, और वहां रहकर इस्लाम और मुस्लिम के खिलाफ तमाम तरह की आपत्तिजनक बातें फेसबुक ट्विटर पर लिखते हैं। इसकी वजह से अप्रैल में ही 6-7 लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी है। ये तो फैक्ट है, मैं बदल नहीं सकता। 2-3 ऐसे लोग जो खास तौर से चिन्हित हुए, जिनके खिलाफ वहां यूएई में माहौल बना है, उसमें प्रीति गिरी नाम की एक महिला है। तस्वीर आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, पॉलिटिकल एक्टिविटी में खूब सक्रिय होती हैं। वहां एक कंपनी में वो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, माफ करें। और उसके बाद उनके पति अभिमन्यु गिरी, ये दोनों कपल 20 साल से दुबई में रहते हैं। और इन दोनों ने जो कुछ लिखा मुसलमानों के खिलाफ, तबलीगी जमात के बहाने मुसलमानों के खिलाफ, यहां तक कि ये तक लिख दिया गया कि भारत में अगर ये तबलीगी जमात के लोग सरेंडर नहीं करते हैं तो इन्हें शूट कर देना, एनकाउंटर कर देना ही एकमात्र विकल्प है। ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी, सब आप यहां पर देख रहे होंगे। मैं बहुत रिपीट इसलिए नहीं करना चाहता कि 2 वीडियो में ये सारी बातें कह चुका। ऐसी ही बात सौरभ उपाध्याय नाम के एक सज्जन, जो एक कंपनी में, इवेंट कंपनी के सीईओ हैं वहां, उन्होंने भी लिखी। उन्होंने 4 कदम आगे जाकर भी लिखी। कुछ लोग कोरोना जिहाद और कोरोना बम ये सब भी कहते रहे, और इसको रेडिकल टेररिज्म भी कहा, इस तबलीगी जमात के लोगों की लापरवाहियों को। ये जितनी बातें कही गई वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब सवाल उठता है कि इन सारी बातों के खिलाफ वहां माहौल बना। प्रीति गिरी जिस कंपनी में काम करती थी, उस कंपनी में जो उनकी बॉस हैं, नूरा नाम है उनका, पूरा नाम अभी इसमें मुझे ध्यान नहीं आ रहा, नूरा अल गुरैर शायद, वो आप देखेंगे स्क्रीन पर। उन्होंने भी उसके खिलाफ कैंपेन किया, सवाल जवाब किया। प्रीति गिरी ने नूरा अल गुरैर से माफी मांग ली। वो माफी मांगकर ट्विटर डीएक्टिवेट हो गई, वो भी स्क्रीन पर देखेंगे। उन्होंने कहा कि नूरा, मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं था, किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करने का मेरा इरादा नहीं था, मैं माफी मांगती हूँ, ये प्रीति गिरी ने कहा। और उसके बाद उनका, प्रीति गिरी का अकाउंट डीएक्टिवेटेड है, उनके हस्बैंड का अकाउंट डीएक्टिवेटेड है, सौरभ उपाध्याय का अकाउंट डीएक्टिवेटेड है। सौरभ उपाध्याय, प्रीति गिरी अभी दुबई में हैं या नहीं पता, क्योंकि लॉकडाउन है, हो सकता है दुबई में हो, लेकिन उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो नूरा अल गुरैर हैं, उन्होंने उनके सारे ट्वीट को दुबई पुलिस को टैग कर दिया, टैग करके कह दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि उन्होंने वहां मुसलमानों के लिए एक मुश्त ढंग से जनरलाइज करते हुए स्टेटमेंट दिया। मेरा वो वीडियो सिर्फ इस पर था कि अगर भारत के बाहर आप रहते हैं, वहां यूएई में ही 34-35 लाख भारतीय हैं, जिसमें बड़ी तादाद में हिंदू हैं, या किसी भी मुल्क में रहते हो आप, बहरीन में, सऊदी अरब में, जहां भी रहते हो, कुवैत में, जिस भी मुल्क में रहते हो, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप दूसरे मुल्क में रहकर वहां के धर्म, वहां के मजहब के बारे में अमर्यादित टिप्पणी ऐसी न करें कि वहां मुश्किल हो। और अगर 10, 20, 25 भारतीय ऐसा करते हैं, उसका खामियाजा दूसरे लोगों को भुगतना पड़ता है। इस पर भी लंबी बात मैं कर चुका हूं। इसमें मैं क्या गलत मैंने किया कि आप लोगों को रिएक्शन हो रहा है? मैं तो अब आप लोग औकात दिखाने की बात कर रहे हैं, सऊदी अरब की क्या औकात है, उसकी क्या औकात है, बहरीन की क्या औकात है, कुवैत की क्या औकात है, यूएई की क्या औकात है, किसी की कोई औकात नहीं है। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी क्यों 2 बार सऊदी अरब गए? प्रधानमंत्री मोदी क्यों 2 बार यूएई गए? प्रधानमंत्री क्यों मिलते हैं शेखों से? प्रधानमंत्री क्यों मिलते हैं प्रिंस, प्रिंसेज और किंग से? तो इसलिए ये बात मत कहिए। एक और सूचना पिछले वीडियो में दिया था कि भारत का जो ट्रेड दुनिया के देशों के साथ है, उसमें तीसरे नंबर पर यूएई है।
$60 बिलियन का ट्रेड 2018-19 में भारत का यूएई से हुआ है, जो अमेरिका और चाइना के बाद नंबर 3 पर है। तो ये मत समझिए कि आप एहसान कर रहे हैं वहां जाकर। वहां नौकरियां हमारे यहां से लोग जाकर कर रहे हैं, उसमें हजारों लाखों मजदूर हैं, जो पिछली बार भी बता चुका, कारपेंटर, प्लम्बर, ड्राइवर, क्लीनर, सब हर तरह के लोग, स्वीपर से लेकर और इलेक्ट्रीशियन तक, इंजीनियर से लेकर डॉक्टर तक, बिजनेसमैन से लेकर कोई स्टोर कीपर तक, ये सारे लोग वहां नौकरी करने जा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और ठीक ठाक मोटी रकम कमाकर यहां अपने परिवार को भेज रहे हैं या वहां वेल सेटल है। तो इसलिए हम उन पर एहसान नहीं कर रहे अगर हम वहां नौकरी करने जा रहे हैं। हाँ, लेबर फोर्स सबको चाहिए, जाहिर है उसकी जरूरत है, लेकिन ये कहकर आप अगर वहां के धर्म के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, लोगों के खिलाफ कैंपेन करेंगे, कुछ लोग, चंद लोग, उनका खामियाजा बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो शक की नजर से देखे जाएंगे। मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना था और उस बात पर आज भी कायम हूं। ठंडे दिमाग से सोचिएगा। और मैंने जो कहा यूएई की बात की, अभी जो जानकारी आई है ओमान की आई, वो मेरे दोनों वीडियो में नहीं है। ओमान की वो लेडी फर्जी थी, ये साबित हो गया पहले दिन, लेकिन उसके बाद लोग क्या कर रहे हैं, उसको इससे कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरी, इस बीच एक और कहानी आ गई, एक कतर के प्रिंसेस की कहानी आ गई कि कतर की प्रिंसेस पकड़ी गई थी कहीं सेक्स रैकेट में। अब वो 4 साल पुरानी बात है, लंदन में पकड़ी गई 4-7 पुरुषों के साथ, दुनिया भर की कहानी, उसमें जाऊंगा तो लंबी स्टोरी बन जाएगी। उसको आल्ट न्यूज ने आल्ट न्यूज जो है उसने छापा है कि उसमें भी फोटो किसी और का है, कहानी किसी और की है, उसमें आधी हकीकत आधा फसाना उसमें भी है। लेकिन वो सारी कहानी आज ऐसे अचानक निकाली गई जैसे ये प्रिंसेस वहां लंदन में पकड़ी गई हो। चूंकि आप किसी को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं तो आप 10 तरह की फर्जी कहानियां गढ़ते हैं। इस कहानी गढ़ने के चक्कर में मत रहिए। इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूं कि जो मैंने वीडियो में कहा था वो एज इट इज कायम है। जो ओमान की प्रिंसेस थी वो फर्जी थी, उस प्रिंसेस की फर्जी कहानी सामने आ चुकी। मैं वो कहना ही नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि आप लोगों ने मजबूर किया, कुछ लोगों ने, इसलिए कह दे रहा हूं। उसमें पाकिस्तान की साजिश थी, वो भी लंबी कहानी है, उस पर बात करूंगा फिर लंबी हो जाएगी, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारे फैक्ट डिजिटल मीडिया में इधर उधर आ रहे हैं ऑलरेडी। मुझे लगता है ये वीडियो कितने मिनट का हो गया, 12-13 मिनट का वीडियो हो गया। इसको यहीं खत्म करते हैं इस बात के साथ कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं तथ्यों पर रहूं। कभी चूक मुझसे भी हो सकती है, और इस दौर में जब सूचनाएं तुरंत आती है, तुरंत बदलती है, तो चूक हो सकती है। उस चूक के लिए अगर मैं कोई गलती करूंगा तो भरोसा रखिए मैं माफी मांगूंगा। गलती किसी से भी हो सकती है और गलती होने पर माफी मांग लेने से आदमी छोटा नहीं होता। लेकिन आप भी पूरी बात समझ लिया कीजिए। और आपके साथ, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि आप पूरी बात को एनालाइज नहीं करते, पूरी बात समझते नहीं। कहीं से आधी सूचना आती है, बस आप उसको सच मानकर जिसने आपको बताया उसके पीछे पिल पड़ते हैं। जैसे हर आदमी मेरे पीछे पिला हुआ है कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलत सूचना दी, मैंने तो प्रिंसेस को बताया वो फर्जी है। प्रिंसेस वो है जो मैंने कहा हुआ है नहीं, हाँ ओमान की फर्जी है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं उस उम्मीद के साथ कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के बीच इसकी चर्चा करेंगे, जिससे मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। और ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि ये प्रीति गिरी नाम की महिला भारतीय जो वहां कहती हैं मुसलमानों के बारे में, मुस्लिम मुल्क में रहकर, क्या वो सही कहती हैं? सामने स्क्रीन पर देख लीजिएगा। ये सौरभ उपाध्याय नाम के शख्स भारतीय हैं, वहां रहते हैं, वहीं कमाते हैं। जो वो कहते हैं क्या वो सही कहते हैं? आप सोच लीजिएगा। और जब ये सब लोग वहां सही कहते हैं ये आपके हिसाब से, तो फिर खामियाजा अगर कुछ किसी को कोई भुगतना पड़ता है तो आप जैसे लोग तैयार रहेंगे, तो उससे बात बनेगी नहीं। क्योंकि यह सवाल मुल्कों का है। ये चिंता नहीं हुई होती कि ये गलत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री। और इस बीच एक और चीज हुई, जो 57 देशों का OIC संगठन है उसने भी निंदा की। उसने कहा कि भारत में इस्लामोफोबिया जैसी स्थिति बन रही है, और उसका खामियाजा नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी को भी आकर कहना पड़ा कि कोरोना कास्ट, मजहब, रेस, रिलीजन, बॉर्डर नहीं देखता, इसलिए हम सबको भाईचारे के साथ इस कोरोना का मुकाबला करना पड़ेगा और करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री को देना पड़ा ना स्टेटमेंट। क्यों देना पड़ा? यही वजह है क्योंकि खाड़ी देशों में लोगों की नाराजगी हो रही थी, OIC का बयान आ गया था। और उसके बाद फिर जो हमारे राजदूत हैं यूएई में, उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान को आगे बढ़ाया। फिर ओमान में जो राजदूत हैं हाँ, इसमें एक एंगल जरूर है कि पाकिस्तान इसमें दांव खेलने में, साजिश रचने में, अरब देशों को भड़काने में वो सब लगा होगा। क्योंकि पाकिस्तान को उस दिन भी शिकस्त मिली थी जब
ओआईसी ने अपने मंच पर सुषमा स्वराज को बुलाया था, जहां हम 55 साल से भारत आमंत्रित, 69 के बाद से आज तक भारत को आमंत्रित नहीं किया गया था, 51 साल से। वहां सुषमा स्वराज को बुलाया गया था पाकिस्तान की नाराजगी के बाद, लेकिन वही ओआईसी अभी नाराज हुआ जिस ढंग से मुस्लिम के खिलाफ उसको लगता है कि एक माहौल बनाने की कोशिश तबलीगी जमात पर हमले के बहाने हो रहा है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि प्रधानमंत्री ने भी कहा तो उनकी बात पर ही अमल करिए और भाईचारे को बनाए रखने की कोशिश करिए। ठीक है, नमस्कार, फिर मिलेंगे, बाय।